So, very good morning, friends. Now recording is on. आज जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं वो एक तो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एक प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और बोनस शेयर्स। ये बेसिकली हम लोग इसको देखने वाले हैं आज। उसके अलावा अगर कुछ और टाइम बचेगा तो और देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक तो है हमारे पास ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है। मैं आपको ये ना इसका एक नमूना दिखाता हूं पहले कि ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है होती किस तरह की है। अभी आपको नई स्क्रीन नजर आ रही है ईसॉप? नहीं सर, वही हुआ, फोल्डर खुल गया ना, पीपीटी अच्छा, नहीं दिख रही। कोई बात नहीं, अब आ जाएगी। एक मिनट, ये 2 बार में आती है, मैंने देखा है। ये अब आएगी नजर, अब आ गई है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से होती है कुछ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस की। बहुत सारी जगह CRR वर्ड यूज होता है, कैश रिजर्व यूनिट, CRU, और कुछ जगह जो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, बट बेसिकली वो बातें सेम ही है। तो एक ये भी काम है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको भी डिवाइस करते हैं, इस स्कीम को डिजाइन करते हैं कि आपने किसी कंपनी के लिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम डिजाइन करनी है, तो कुछ इस तरह से उसका डिजाइन बनता है, ठीक है जी। ये सारी बातें इसमें लिखी जाती हैं कि स्कीम को ये कहेंगे, ये इस डेट से इफेक्टिव होगी, ठीक है। अब इसमें बोर्ड की जो है अप्रूवल की बात करता है, इफेक्टिव डेट क्या होगी, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन, एडमिनिस्ट्रेटर कौन रहेगा, ये सारी बातें इसके अंदर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, वेस्टिंग कैसे होगी, वैल्यूएशन कैसे होगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम क्या होगा, एलिजिबल एम्प्लॉइज कौन होंगे। तो ये भी एक सेपरेट असाइनमेंट है। इस तरह से पूरी जो है स्कीम डिजाइन होती है। तो हम लोग इस तरह का भी जो है एक ले सकते हैं असाइनमेंट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, क्योंकि जो लोग करते हैं ये काम, ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, वो भी हम लोगों जैसे ही होते हैं। और अब मैंने दोबारा ये चैप्टर 4 नजर आ रहा होगा अब आपको दोबारा से? यस सर। अच्छा, ठीक है। तो अब ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है या एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम है, ये सेक्शन 62 से गवर्न होती है, ठीक है जी। 62 में इसका रेफरेंस आता है, ये है 62। तो 62(1)(b) इसकी बात करता है कि 62(1)(b) में ऑप्शन ये है, ये कहाँ गया, ये कि आप जो है एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन फर्दर इशू दे सकते हैं, ठीक है। और रूल इसमें 12 है, रूल 12 है कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। मैंने आपको कल लिखवाए भी थे कि ये रूल्स जो हैं आपके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ये कल मैंने आपको बताया भी था। मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी जब का जो आपको शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा आपको रूल 4, 8, 9, 12, 13, 14 और 18 ये खास तौर से पढ़ लेनी है, क्योंकि इन्हीं में मेजर जो है वो इश्यूज है। रूल 4, 8, 9, 12, 13, 14 और 18। इसकी पीपीटी मैं बनवा रहा हूँ, एक आध दिन में बन जाएगी। अब इसका पर्पस क्या है एक्चुअली, ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है इसका पर्पस ये है कि भाई एम्प्लॉयज को रिटेन करना, ठीक है। और उनको एक उनके माइंड में एक ओनरशिप की कॉन्सेप्ट आ जाती है कि भाई हम भी कंपनी के ओनर हैं, ठीक है। तो जो अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव है कि भाई अगर कंपनी की तरक्की होगी तो मेरी तरक्की होगी, ठीक है ना।
तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज की लॉयल्टी और जो प्रोडक्टिविटी है वो कंपनी के प्रति बढ़ती है। अब डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो सेक्शन 237 में इसकी डेफिनेशन दी गई है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की। ये ऑप्शन है गिवन टू डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और कंपनीज इफ एनी, और which gives such directors, officers or employees the benefit or right to purchase or to subscribe for the shares of the company at a future date। ठीक है, फ्यूचर डेट में हो रहा है, और at a predetermined price। company is determined today at which price the option will vest in employees in future। ठीक है, तो ये है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस की। अब इसमें क्या है, लिस्टेड कंपनीज के लिए अलग है और अनलिस्टेड कंपनीज के लिए अलग रिक्वायरमेंट है। अब पहले अनलिस्टेड कंपनीज लेते हैं। अनलिस्टेड कंपनीज के बारे में रूल 12 में दिया गया है। एक तो ये है कि अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर चाहिए इसमें, स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद में एक सेपरेट रेजोल्यूशन चाहिए कि ग्रांट ऑफ ऑप्शन टू एम्प्लॉयज ऑफ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी। ठीक है, or grant of option to identified employees during any 1 year equal to or exceeding 1% of the issued capital excluding outstanding warrants and conversions of the company at the time of grant of option। ठीक है, एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए और एक सेपरेट रेजोल्यूशन चाहिए अगर आपने, जैसे मैंने बताया कि आप अपने कंपनीज को, कंपनी के एम्प्लॉयज को दे सकते हैं ये स्कीम, और सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी वाले के एम्प्लॉयज को भी दे सकते हैं। So if you want to grant this option to employees of subsidiary company or holding company, then a separate resolution is required apart from this special resolution। Or in case the grant of option is to identified employees during any 1 year equal to or exceeding 1% of the issued capital। ठीक है, तो उस केस में भी एक सेपरेट रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड। उसके बाद में आती है डेफिनेशन एम्प्लॉय की। हालांकि ये चीजें सिमिलर हैं जो हमने कल उसमें पढ़ा था, ये जो है कल हमने पढ़ा था ना इसका स्वेट इक्विटी, तो स्वेट इक्विटी से मिलता जुलता ही है। एम्प्लॉय की डेफिनेशन थोड़ा सा फर्क है, जैसे उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी स्वेट इक्विटी हो सकती है, इसमें नहीं हो सकती। तो एन एम्प्लॉय मीन्स ए परमानेंट एम्प्लॉय वेदर वर्किंग इन और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर होल टाइम और नॉट, बट एक्सक्लूडिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। So sweat equity can be given to independent director, but in ESOP it is treated as a pecuniary relationship and therefore independent director is specifically excluded। ठीक है, and besides this it can be given to permanent employees or director of a subsidiary or holding company of the company। ठीक है, and employee does not include, what is not included, an employee who is a promoter or a person belonging to the promoter group, or a director, इसमें 10% की भी लिमिटेशन है। ए डायरेक्टर हु आइदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव और थ्रू एनी बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड्स मोर देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो वो एम्प्लॉय में इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ स्टार्टअप जो है इसमें रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं काम करती अप टू 5 years। तो इन केस ऑफ ए स्टार्टअप कंपनी अबाउ एक्सक्लूसिव कंडीशंस आर not applicable up to 5 years from the date of its incorporation or registration। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ that is up to the said 5 years a startup company can grant stock option to its promoter group or directors holding more than 10% of the equity shares, उनको भी दे सकते हैं in case of a startup। ठीक है, अब इसमें आता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। अब आप ये देखिए इसमें वर्ड है ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब क्या है? ऑप्शन मे और मे नॉट बी एक्सरसाइज। आपने ऑप्शन दी, एम्प्लॉय को लगता है कि ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी, ये उसके पास ऑप्शन। ठीक है, तो कंपनी हैव द फ्रीडम टू डिटरमिन द एक्सरसाइज प्राइस इन कंफर्मिटी विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज इफ एनी। ठीक है, तो कंपनी के पास फ्रीडम है कि वो एक्सरसाइज प्राइस क्या डिटरमिन करेगी, और अगर क्या इसमें कोई वेरिएशन हो सकती है? क्वेश्चन ये उठता है कि वेरिएशन ऑफ द टर्म्स ऑफ ESOP नॉट येट एक्सरसाइज्ड बाय द एम्प्लॉयज। तो यस, you can vary the terms of ESOP also, employee stock options scheme, by special resolution provided such variation is not prejudicial to the interest of the option holders। ठीक है, बिकॉज मार्केट सिनेरियो कई बार चेंज हो जाता है, इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज हो गया,
मार्केट प्राइस गिर गया, ठीक है, तो टर्म्स में भी वेरिड, ठीक है। द नोटिस फॉर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम shall disclose full details of the variation, the rationale therefore, and the details of the employees who are beneficiaries of such variation. So, a variation, if it is beneficial to some employees, it can be done, but if it is prejudicial, then it cannot be done. ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, एक तो है ग्रांट ऑफ ऑप्शन और एक है वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन, दोनों में फर्क है, ठीक है। जो टाइम पीरियड है बिटवीन द ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन, इट इज मिनिमम 1 ईयर, ठीक है। तो ग्रांट ऑफ ऑप्शन में तो क्या होगा कि बोर्ड एम्प्लॉयज को इंटीमेट कर देगा, ठीक है, ये समझ लो सगाई हो गई, ग्रांट ऑफ ऑप्शन हो गई सगाई और वेस्टिंग हो गई मैरिज, ठीक है। तो मिनिमम 1 ईयर का इसमें गैप चाहिए। ग्रांट ऑफ ऑप्शन हो गया बोर्ड इंटीमेट्स एम्प्लॉयज अबाउट द ऑप्शन कि भैया हम आपको ये स्टॉक ऑप्शन स्कीम देंगे, ठीक है। फिर vesting of option होगा when employee gets right to apply for shares, for example 1 year after grant of option, and in case of merger and amalgamation, period elapsed in amalgamating company to be considered while calculating total time period between grant and vesting by amalgamated company, ठीक है। तो अगर कोई मर्जर और अमेलगमेशन का स्कीम है, ये हम आगे पढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट्स, अमेलगमेशंस, मर्जर वगैरह, तो अगर इसमें कोई गैप आ जाता है तो उस गैप को सेपरेटली अकाउंट फॉर किया जाएगा। फिर इसमें लॉक इन पीरियड है, डिस्क्रिशनरी फॉर द कंपनी टू प्रेस्क्राइब लॉक इन पीरियड, नॉर्मली इसमें 30 डेज का लॉक इन पीरियड रहता है, ठीक है, वो हमेशा ओपन नहीं रहता। तो इन केस ऑफ मर्जर एंड अमेलगमेशन, पीरियड इलैप्स्ड इन अमेलगमेटिंग कंपनी टू बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग लॉक इन पीरियड, ठीक है। ये हर जगह पे ही है कि जहां जहां भी अमेलगमेशन वगैरह हो रहा है, अगर उसमें कोई पीरियड लैप्स हो रहा है तो दैट इज टू बी कंसीडर्ड सेपरेटली। The amount if any payable by the employees at the time of grant of option. अब ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है, इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ अमाउंट पेएबल होता है, कई बार फ्री भी हो सकती है और कई बार कुछ अमाउंट पेएबल हो सकता है, ठीक है। और अगर उसने मान लो एम्प्लॉयज ने कुछ ये दिया ग्रांट ऑफ ऑप्शन, ग्रांट के टाइम पे वो जो है उसको कुछ अमाउंट देना पड़ रहा है, ठीक है। ग्रांट मैंने बताया था सगाई है, ठीक है। अब सगाई के टाइम पे आपने कुछ शगुन दे दिया तो शगुन आपका फॉरफिट हो सकता है अगर मैरिज नहीं होगी तो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इट मे बी फॉरफिटेड बाय द कंपनी इफ द ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज्ड बाय द एम्प्लॉयज विद इन द एक्सरसाइज पीरियड। हमने आपको बताया कि एक्सरसाइज पीरियड है, नॉर्मली लॉक इन पीरियड रहता है इसका 30 डेज का, ठीक है। डिस्क्रिशनरी है वैसे, लेकिन नॉर्मली 30 डेज रहता है। एंड द अमाउंट मे बी रिफंडेड टू द एम्प्लॉयज इफ द ऑप्शंस आर नॉट वेस्टेड ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस रिलेटिंग टू वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। तो ये अमाउंट फॉरफिट भी हो सकता है अगर ऑप्शन उसने एक्सरसाइज नहीं की एम्प्लॉय ने, और अमाउंट रिफंड हो सकता है अगर ऑप्शन वेस्ट नहीं हुई तो, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की स्कीम है, क्या इसको जो ऑप्शन ग्रांट की गई इसको क्या ट्रांसफर किया जा सकता है दूसरे को? नहीं, नो, ग्रांट इज मेयरली एन इंटीमेशन, ग्रांट तो मेयरली इंटीमेशन है, ठीक है। तो वेस्टिंग इज द स्टेट व्हेन राइट इज क्रिएटेड। अभी तो सगाई हुई है, शादी तो हुई नहीं, शादी के बाद राइट क्रिएट होगा, ठीक है। फिर अगर डेथ ऑफ एम्प्लॉय हो गई तो ऑल ग्रांटेड ऑप्शन शेल वेस्ट इन द लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय, ठीक है। इन केस एन एम्प्लॉय सफर्स परमानेंट इनकैपेसिटी व्हाइल इन एम्प्लॉयमेंट, मान लो परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाती है तो ऑल ग्रांटेड ऑप्शन शेल वेस्ट इन, ठीक है। और अगर मान लो रिजाइन कर देता है एम्प्लॉय या टर्मिनेट हो जाता है तो जो ऑप्शन ग्रांट हो चुकी है लेकिन वेस्ट नहीं हुई, दे शेल एक्सपायर, ठीक है। And vested option may be exercised within the period mentioned in the scheme. क्या इसको प्लेज किया जा सकता है, मतलब क्या इसको प्रॉपर्टी माना जा सकता है? भाई ऑप्शन आपको मिल गई कि आपको 1 साल बाद जो है ये शेयर्स मिल जाएंगे, इस प्राइस पर मिल जाएंगे, तो क्या इसको प्लेज कर सकते हो आप, हाइपोथिकेट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि अभी राइट आया ही नहीं अभी आपके पास, ठीक है। वेस्टिंग के बाद ही राइट आता है, ऑप्शन पे कोई राइट नहीं आता। कैन डिविडेंड एंड वोटिंग राइट बी एक्सरसाइज्ड एट द टाइम ऑफ ग्रांट्स, ठीक है। तो ऑन द ग्रांट्स देयर आर नो इक्विटी राइट्स क्रिएटेड, ठीक है। देयरफॉर डिविडेंड वोटिंग राइट्स कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड एंड दे कैन बी एक्सरसाइज्ड ऑन वेस्टिंग ओनली अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है। बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे हिसाब से ईसॉप वाला तो काफी क्लियर है, हमने काफी डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में ये आता है इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। आपने प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करने हैं तो उस केस में क्या है, इसमें ये आता है
कि where the preferential offer of shares or other securities is made by a listed company. तो लिस्टेड कंपनी में क्या होगा, एक तो जो कंपनीज एक्ट है उसके प्रोविजंस लगेंगे प्लस जो सेबी के रेगुलेशन है वो लगेंगे। और अगर अनलिस्टेड कंपनी कोई प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो उसमें कंपनीज एक्ट के रूल्स लगते हैं प्लस रूल 13 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स। ठीक है, अब ये प्रेफरेंशियल ऑफर का मतलब क्या है? प्रेफरेंशियल का मतलब ही देखो, आप समझो कि कोई प्रेफरेंस दे रहा है। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल ऑफर मींस एन इशू ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज बाय ए कंपनी टू, अब आप ये देखिए इसमें ये यहां चलो कोई नहीं करता। तो प्रेफरेंशियल ऑफर का मतलब क्या है? एन इशू ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज। अब क्वेश्चन में उठता है कि भाई अदर सिक्योरिटीज क्या होती? ठीक है, शेयर्स तो समझ में आ गया, इक्विटी शेयर्स हैं। तो अब ये रूल 13 इसके आंसर देता है। रूल 13 ये कहता है कि शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज का मतलब ये इक्विटी शेयर्स, फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है, आपने कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू किए व्हिच विल बी अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, तो वो अदर सिक्योरिटीज में आ गया। ठीक है, अगर कोई पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं तो वो भी अदर सिक्योरिटीज में आती है, या और एनी अदर सिक्योरिटीज व्हिच वुड बी कन्वर्टेबल इनटू और एक्सचेंज विद इक्विटी शेयर्स एट ए लेटर डेट। ठीक, कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है आपके, ठीक है, कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इस तरह से। तो ये सारी जो ऑप्शन है, हालांकि प्रेफरेंस शेयर्स को तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, डिबेंचर्स को ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि ये जो अदर सिक्योरिटीज है उसमें ये चीजें आती हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, एनी अदर सिक्योरिटीज व्हिच वुड बी कन्वर्टेबल इनटू और एक्सचेंज विद इक्विटी शेयर्स एट ए लेटर डेट। तो अदर सिक्योरिटीज का मतलब भी हमें पता चल गया। कहना एक एक वर्ड का मतलब होता है, क्वेश्चन वहां से उठा लेते हैं, फिर हम सोचते हैं ये क्वेश्चन कहाँ था, हमने तो सारा एक्ट पढ़ लिया, कहीं हमें नजर ही नहीं आया ये चीज। तो preferential offer means an issue of shares or other securities by a company to any select person or group of persons on a preferential basis. ठीक है, and it does not include shares or other securities offered through a public issue. इसमें क्या क्या शामिल नहीं है प्रेफरेंशियल ऑफर में? एक तो पब्लिक इशू शामिल नहीं है, राइट इशू शामिल नहीं है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन शामिल नहीं है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज शामिल नहीं है, स्वेट इक्विटी शामिल नहीं है, बोनस इशू शामिल नहीं है, डिपॉजिटरी रिसीट्स इशूड इन ए कंट्री आउटसाइड इंडिया और फॉरेन सिक्योरिटीज, ये शामिल नहीं है प्रेफरेंशियल ऑफर में, ये शामिल नहीं है। अब कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशंस फॉर इशू ऑफ प्रेफरेंशियल ऑफर, एक तो आपके जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें ऑथराइजेशन होना चाहिए, होता ही ना, ठीक है। फिर आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है इन जनरल मीटिंग, ठीक है। एंड इट में भी, ये जो प्रेफरेंशियल ऑफर है, इट में बी टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग मेंबर्स, ये एग्जिस्टिंग मेंबर्स को भी दिया जा सकता है, एम्प्लॉइज को भी दिया जा सकता है, एंड शुड आल्सो कंप्लाई विद कंडीशंस लेड डाउन इन सेक्शन 42 ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो सेक्शन 42 हमारा जो है वो जो भी कंडीशंस ले डाउन करता है उसके हिसाब से हमें ये प्रेफरेंशियल ऑफर देना है। Pursuant to company share capital and debentures amendment rules 2015, अब अगर आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करना है अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, ठीक है, तो जो दो कंडीशन दे रखी है सेक्शन 42 में वो आपको कंप्लाई करना जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे क्या क्या कंडीशन होते हैं सेक्शन 42 में? एक तो कंडीशन ये होती है ओपन ऑफर करना पड़ता है आपको फॉर्म PAS 4 में, ठीक है, और उसको फाइल करना पड़ता है ROC या सेबी के साथ। ये प्रेफरेंशियल ऑफर के केस में ये रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसमें PAS 4 के बजाय PAS 5 में आपको इंटीमेशन देनी होती है, आपको पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा प्राइवेट प्लेसमेंट का इन फॉर्म PAS 5, ठीक है, इट इज टू बी मेंटेन्ड, ठीक है। तो उसके बाद में लेकिन आपको इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है। Now there is no need that the securities allotted by way of preferential offer shall be made fully paid at the time of their allotment. तो ये 2016 में अमेंडमेंट आया है। 2016 में अमेंडमेंट आने से पहले ये था कि ये जो प्रेफरेंशियल ऑफर है वो
फुल्ली पेड अप ही होना चाहिए था, लेकिन अब क्या होता है कि पार्टली पेड अप भी हो सकता है। ठीक। उसके बाद में अब ये जो प्रेफरेंशियल ऑफर आपने किया, इसमें यह है कि वैल्यूएशन कैसे होगा, क्योंकि हम ये जो वैल्यूएशन का कोर्स कर रहे हैं तो इसमें वैल्यूएशन के जो रूल्स हैं उसको भी ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है जो इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन है हमने उसमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा कंपनी लॉ को, लेकिन यहाँ पर जो है और ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है। इसमें क्या अलग अलग चीजें, लिस्टेड कंपनी के केस में आप मर्चेंट बैंकर से वैल्यूएशन करवा सकते हो। हालांकि अभी वैल्यूअर्स बिल आने वाला है, अभी वो पास नहीं हुआ है, तो उसके आने के बाद देखिए क्या कंडीशंस होती हैं, लेकिन फिलहाल तो ये पोजीशन है। ठीक है। और जो अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी में आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवाना है। ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी में ये जो प्राइस है, इट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी डिटरमाइंड बाय द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ठीक है। और अनलिस्टेड कंपनी में रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू करवाना। अनलिस्टेड कंपनी में क्या है कि अब ये जो है where convertible securities are offered on a preferential basis with an option to apply for and get equity shares allotted, the price of the resultant shares pursuant to conversion shall be determined. अब इसको दो टाइम पे डिटरमिन किया जा सकता है। पहला, भाई ऐसा है, हमने ये पढ़ लिया कि प्रेफरेंशियल ऑफर होता क्या है। प्रेफरेंशियल ऑफर ये जो है, जैसे हमने फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए। ठीक है। अब जब हमने कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किया, हमने कह दिया भैया ये 5 साल बाद जो है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब वो किस प्राइस पे कन्वर्ट होंगे, ये प्राइस आपको कब बताना है, ये प्राइस आप पहले भी बता सकते हो, अपफ्रंट भी बता सकते हो। ठीक है। either upfront at the time when the offer of convertible securities is made on the basis of valuation report of the registered valuer given at the stage of such offer. ठीक है। तो आपने रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू करवाया और उसी टाइम पे बता दिया कि भाई 5 साल बाद जो है ये जो हम फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर आपको इशू कर रहे हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में, इस प्राइस पर कन्वर्ट होंगे। ठीक है। और या फिर आपने उस टाइम नहीं बताया, तो आपको क्या करना है कि जब ये आपके पास ऑप्शन आने वाली है, मान लो 5 साल के लिए आपने फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू किए थे, तो 5 साल से 1 महीना पहले, ठीक है, आप उसको बताओगे at the time which shall not be earlier than 30 days to the date when the holder of convertible securities become entitled to apply for shares on the basis of value। और ये किस बेसिस पे बताओगे उसको 1 महीना पहले, ये बताओगे वैल्यूएशन रिपोर्ट जो कि 60 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। On the basis of valuation report of the registered valuer given not earlier than 60 days of the date when the holder of convertible securities become entitled to apply for shares। ठीक, आपने वैल्यूएशन करवाया 60 दिन पहले, जो डेट आने वाली है, कन्वर्जन की डेट आने वाली है, आपने 60 दिन पहले वैल्यूएशन करवाया और 30 दिन पहले आप उसको बता सकते हो कि भैया इस प्राइस पे आप जो है आपको हम ऑफर दे रहे हैं लेने का, आपकी मर्जी है लेना चाहो नहीं लेना चाहो। Provided that the company shall take a decision on pricing at the time of offer of convertible securities itself and make requisite disclosure in the explanatory statement। ठीक, तो डिसीजन जो है ना ये प्राइसिंग का, ये जब ऑफर कर रहे हो उसी टाइम पे हो जाएगा। ठीक है, कि भाई हम अभी बताएंगे या बाद में बताएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर मान लो when shares or other securities are to be allotted for consideration other than cash, ठीक है, आपने कैश लेना ही नहीं है उसमें, तो उस केस में ये जो वैल्यूएशन ऑफ सच कंसिडरेशन शैल बी डन बाय ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर हु शैल सबमिट ए वैल्यूएशन रिपोर्ट टू द कंपनी गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर द वैल्यूएशन। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आपको वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी और वो जस्टिफिकेशन उसका देगा। मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, वो किसी कंपनी की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, तो अब आप वो जो एक्वायर करना चाहते हो तो उसके लिए वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवाओगे, उस पे आप एक्वायर कर लो। और ये जो प्राइस है ऑफ द शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज टू बी इशूड ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, इट शैल नॉट बी लेस देन द प्राइस डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ठीक है। ये जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने जो वैल्यूएशन रिपोर्ट दी है उसने एक प्राइस डिटरमिन किया होगा कि भाई ये शेयर का ये प्राइस होना चाहिए, तो हम जो प्रेफरेंशियल बेसिस पर अलॉटमेंट करेंगे उसका प्राइस इस वैल्यूएशन रिपोर्ट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात आती है, ये वही जैसा स्वेट इक्विटी में था कि भाई आपका
जो अगर नॉन कैश कंसिडर, जो कैश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना, अगर डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइज एसेट है इन केस ऑफ नॉन कंसिडर, तो जिस बेसिस पे, जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे आप उस एसेट का वैल्यूएशन करते हो, उस बेसिस पर वैल्यूएशन आ जाएगा। और कोई अगर उसमें कोई डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल एसेट नहीं क्रिएट हो रहा, तो उस केस में क्या होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ठीक है। उसके बदले में कोई, भाई डेबिट में कुछ तो आना पड़ेगा ना, डेबिट में अगर एसेट नहीं आया तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली वो ये है कि ये जो लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी में ये रजिस्टर्ड वैल्यूएटर से वैल्यूएशन करवाना जरूरी नहीं है, ठीक है। उस केस में मर्चेंट बैंकर से आप करवा सकते हैं। और जो अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड कंपनी में रजिस्टर्ड वैल्यूएटर से वैल्यूएशन करवाना जरूरी है। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा बोनस शेयर्स के बारे में कि अब बोनस शेयर्स क्या है। ये जो बोनस शेयर है, ये हमें मालूम है कि इट इज अ मशीनरी फॉर कैपिटलाइजिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। भाई कंपनी के प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, तो उसमें से वो बोनस देना चाहती है। अब कंपनी अगर मान लो प्रॉस्परस है या इट हैज एक्यूमुलेटेड लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, वो क्या करती है, इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को, भाई ये पहले भी आपका कैपिटल साइड में रिजर्व सरप्लस में पड़ा होता है, जो भी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है वो यहीं पर ही पड़ा होता है, ठीक है ना, रिजर्व सरप्लस में। उसके बदले में वो क्या करते हैं, बोनस इशू कर देते हैं, उसको कैपिटलाइज कर लेते हैं। तो इट डिवाइड्स द कैपिटल अमंग द एग्जिस्टिंग मेंबर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर एंटाइटलमेंट। अब ये जो प्रोविजंस हैं ये गवर्न होते हैं 63, सेक्शन 63 है इसमें और रूल 14 है, ठीक है। सेक्शन 63 तो हमने यहाँ पढ़ लिया था कि बोनस इशू जो है आउट ऑफ फ्री रिजर्व हो सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो सकता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट हो सकता है, एंड इट शुड नॉट बी क्रिएट, जो अगर कोई आपने रिवैल्यूएशन से कोई रिजर्व क्रिएट किया है तो दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, ठीक है। एंड द कंपनी शुड आल्सो बी अदरवाइज कंप्लायंट in respect of repayment of FDs. There should not be any default of any statutory dues, etc. है ना? This we have already read in section 63. Now let us see something more. अब इसमें क्या क्या conditions you have to fulfill before issue of bonus. Suppose you have decided that we are issuing bonus shares. First of all, it should be authorized by articles of association. Normally होता ही है. It has on the recommendation of the board been authorized in the general meeting of the company. तो आपको क्या है कि बोर्ड की रिकमेंडेशन चाहिए और it has to be authorized in general meeting. There should not be any default in respect of interest or principal in respect of fixed deposits or debt securities issued by it. No default in statutory dues, and the partly paid up shares, if any, outstanding on the date of allotment are made fully paid up. अगर कोई partly paid up shares हैं तो उनको फुली पेड अप करना है पहले, ठीक है। एंड दिस द कंपनी इज नॉट ऑथराइज्ड टू इशू बोनस शेयर्स इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, मतलब ये रिप्लेसमेंट नहीं है डिविडेंड का, डिविडेंड अलग है, बोनस अलग है। ये नहीं आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और बाद में कह दिया नहीं जी हम तो इसके बदले में बोनस इशू दे रहे हैं, नहीं वो। तो रूल 14 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स टेल्स अस अबाउट दिस। वो क्या कहता है कि कंपनी, मान लो आपने एक बार अनाउंस कर दिया बोनस इशू, तो आप बाद में उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा डिबेंचर्स के बारे में देखते हैं। डिबेंचर्स क्या कहते हैं? डिबेंचर्स के बारे में हमारे यहाँ दिया हुआ है सेक्शन 71 में, ठीक है। ये जो डिबेंचर्स हैं इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। दिस वी हैव ऑलरेडी रेड। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर इशू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स। एक तो ये है कि जो मैक्सिमम रिडेम्पशन पीरियड है इसका 10 इयर्स हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये चीजें ना रूल्स में लिखी होती है, एक्ट में लिखी हुई नहीं है, ये वहां नहीं समझ आएगी, इसलिए इसको रूल भी पढ़ना जरूरी है। तो रूल इसका कौन सा है? रिलेटेड रूल है रूल 18। तो मैक्सिमम रिडेम्पशन पीरियड इसका 10 इयर्स है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। और ज्यादातर क्वेश्चन ना रूल से आ जाते हैं। होता क्या है, क्योंकि रूल्स में ना डेट्स वगैरह दी होती है या पेनल्टीज दी होती है या कंडीशंस दी होती हैं, उन्होंने क्वेश्चन ही ऐसे बनाने हैं कि जिसमें कोई दो आंसर नहीं हो सकते, कोई ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, नॉर्मली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके रूल्स से ज्यादा बनते हैं, तो रूल्स पढ़ने बहुत जरूरी है। एक्ट से तो जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है आपको, रूल से और डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स पता चलती है। तो इसमें जो मैक्सिमम रिडेम्पशन पीरियड है ये 10 इयर्स है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू
एक्सेप्ट इन सम स्पेसिफाइड केसेस। मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई प्रोजेक्ट है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, तो उसमें मैक्सिमम रिडेम्पशन पीरियड जो है वो 30 इयर्स हो सकता है, ठीक है। और सिक्योरिटीज क्या होगी? सिक्योरिटीज ये जो है डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं नॉर्मली, तो सच एन इश्यू ऑफ डिबेंचर शैल बी सिक्योर्ड बाय द क्रिएशन ऑफ ए चार्ज ऑन द प्रॉपर्टीज और एसेट्स ऑफ द कंपनी or its subsidiaries or its holding company or its associate companies having a value which is sufficient for the due repayment of the amount of debentures and interest thereon, ठीक है। तो आपको इतने एसेट्स पर चार्ज क्रिएट करना है ताकि आपको जो है एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट देयर इज नो प्रॉब्लम इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। Appointment of debenture trustee is also there. The company shall appoint the debenture trustee before the issue of prospectus or letter of offer for subscription of its debentures and not later than 60 days after the allotment of debentures. Executed debenture trust deed to protect the interest thereon. तो debenture trustees normally banks होते हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती है नॉर्मली, क्योंकि उसमें 20 लाख की रिक्वायरमेंट है, 20 लाख की रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद में 9 लाख आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी 3 इयर्स आपको देना पड़ता है। उसके बाद में ये है कि और वो जो डिबेंचर ट्रस्टी है वो अपना एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी यहाँ पर अपॉइंट कर सकता है, नॉमिनेटेड डायरेक्टर इस कंपनी में जिसने डिबेंचर्स इशू किए, हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है। तो डिबेंचर ट्रस्टी किसको अपॉइंट नहीं किया सकता? जिसका नेचुरली कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इफ ही बेनिफिशियरी होल्ड शेयर्स इन द कंपनी, प्रमोटर है, डायरेक्टर है या केएमपी है, ठीक है, he is beneficially entitled to money which are to be paid by the company otherwise than as remuneration payable to the debenture trustee, yeah, is indebted to the company, has furnished any guarantee in respect of debts, has any peculiar relationship. Peculiar relationship में क्या है? Amounting to 2% or more of its gross turnover, ठीक है। इस पे भी सवाल आ सकता है कि भाई डिबेंचर ट्रस्टी में कि जो पेक्यूलियर रिलेशनशिप है किस एक्सटेंट तक अलाउड है? 2% तक अलाउड है और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम और 50 लाख रुपीस और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड व्हिचएवर इज लोअर ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इज रिलेटिव ऑफ एनी प्रमोटर और एनी पर्सन हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन। उसके बाद में आपको क्या है कि एक ना डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। इसकी क्या कंडीशंस है? द कंपनी शैल क्रिएट ए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस गिवन बिलो। पहला एक तो ये है कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व शैल बी क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है ना, because it is not available for payment of dividend. The company shall create debenture redemption reserve in accordance with the following conditions. इसमें कुछ conditions दे रखी हैं। क्या क्या conditions हैं? Conditions ये हैं, इसमें दो तरह की कंपनीज इन्होंने आइडेंटिफाई कर ली। पहली तो एक जो रजिस्टर्ड एनबीएफसीज हैं या जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है, जैसे मान लो इंडिया बुल्स है या एचडीएफसी है। तो उस केस में क्या है कि कितना आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व रखना है? इसमें 25% है ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इशूड थ्रू पब्लिक इशू। अगर आपने पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स किया, लेकिन अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट किया है डिबेंचर्स का, तो उस केस में कोई डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। किस केस में? जो रजिस्टर्ड एनबीएफसी हैं और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। लेकिन जो अदर कंपनीज हैं इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, उसमें आपको 25% जो रिडेम्पशन रिजर्व डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट है वो क्रिएट करना है दोनों केसेस में, इन केस ऑफ पब्लिक इशू एंड इन केस ऑफ प्राइवेटली प्लेस्ड शेयर्स, ठीक है। जो भी आउटस्टैंडिंग आपके डिबेंचर्स हैं वो आपको रिजर्व क्रिएट करना है। उसके बाद में अगर मान लो कोई कंपनी जो उसने डिबेंचर इशू की है रिडीमेबल डिबेंचर्स, अगर उनको प्रीमेच्योरली एनकैश करना चाहती है, प्रीमेच्योरली उसको रिडीम करना चाहती है,
तो it may provide for transfer of such amount in debenture redemption reserve as is necessary for redemption of such debentures even if it exceeds the limit specified above. ठीक है, तो उस केस में वो जो है वो इससे ज्यादा अमाउंट भी ट्रांसफर कर सकती है। इतना तो मिनिमम है, मतलब 25% तो करना ही करना है। लेकिन अगर आपने कोई प्रीमेच्योर रिडेम्पशन करनी है तो इसमें ज्यादा भी हो सकता है। इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व शैल बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ डिबेंचर इशू एज स्टेटेड अबव। तो अगर मान लो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं तो जो नॉन कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या है, उसकी पेमेंट करनी है। जो कन्वर्टेबल है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा शेयर्स में, ठीक है ना। लेकिन जो नॉन कन्वर्टेबल है जिसकी पेमेंट करनी है उसके लिए रिजर्व करना है आपको। ये लिस्टेड में 25% और नॉन लिस्टेड में जो प्राइवेट प्लेस्ड है उसमें कोई डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की रिक्वायरमेंट नहीं है इन केस ऑफ एनबीएफसीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। लेकिन जो दूसरी कंपनीज हैं उन केस में 25% की डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और उसके बाद ये जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आपने बना लिया, इसको इन्वेस्ट कहाँ करना है? तो every company required to create debenture redemption reserve shall on or before the 30th day of April in each year, ठीक है भाई। अब हमारा साल शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। तो 30 अप्रैल से पहले आपको ये अमाउंट इन्वेस्ट करना है। कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है? कम से कम 15% of the amount of its debentures maturing during the year ending on the 31st day of the March of the next year। जो अगले साल 31 मार्च को जितना अमाउंट मेच्योर होने वाला है उसका 15% आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। कहाँ पर? किसी बैंक में, इन ए शेड्यूल्ड बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ताकि रीपेमेंट में प्रॉब्लम नहीं आए। और यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट सो डिपॉजिटेड और इन्वेस्टेड, और ये जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है it shall be used only for redemption of debentures maturing during the year. However, the amount remaining uninvested or deposited, as the case may be, shall not at any time fall below 15% of the amount of debentures maturing during the year ending on the 31st day। तो कभी भी ये 15% से कम नहीं होगा, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है आपका। तो ये था कुछ हमारा प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के बारे में। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा ना वैल्यूएशन के रूल्स देख लेते हैं, वैल्यूअर्स और वैल्यूएशन के रूल्स देख लेते हैं। गुप्ता जी, जो आपने बताया है, एक छोटा सा पूछ लो। हेलो हेलो, अब ये नई स्क्रीन आपको नजर आ रही है? आ रही होगी मेरे हिसाब से। आ रही है, आ रही है। हाँ जी अखिल जी, ये आ रही है, सब दिख रही है, दिख रही है, आ रही है सर। गुप्ता रस्तोगी जी नजर आ रही है नई स्क्रीन? आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। आ रही है सर, जिसपे लिखा हुआ है कंपनी रजिस्टर्ड वैल्यूएशन एंड वैल्यूएशन रूल्स। यस सर, आ रही है। 2017 आ रही है। अरे भाई कोई है भी? सब सो गए क्या? नहीं, सारे लोग हैं सर, सब जाग रहे हैं, आपकी वेट कर रहे हैं जी। सब कुछ दिखाई दे रहा है जी। अखिल जी अवेलेबल है सारे लोग, है सर, सब लोग हैं सर, सब लोग हैं। मेरी आवाज ही नहीं आ रही, क्या चक्कर है? नहीं, आ रही है, आ रही है आपकी। आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। The children very impatiently got into the van. How everybody is
कोई दूसरा लेक्चर चल रहा है जी, कोई दूसरा लेक्चर चल रहा है साथ साथ। हेलो गुप्ता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। गुप्ता जी, आप बोलिए प्लीज। हेलो, मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ हाँ, वो उनकी आवाज नहीं आ रही। और सुमित भाई ठीक है? सब बढ़िया, सब बढ़िया सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब गुप्ता जी को कैसे कम्युनिकेट किया जाए? नहीं नहीं, उनको पता लग जाएगा, कोई बात नहीं है। हाँ, चैट में लिख देते हैं। चैट में लिख दो सुमित ना। जी, हाँ जी सर, आवाज आ गई आपकी। हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज गुप्ता मुझे जी। लग रहा है मेरी आवाज ही नहीं आ रही। अब आ रही है, अब आ रही है। आप एक बार रिज्वाइन कर लो मेरे ख्याल में। वो होस्ट है, वो रिज्वाइन कैसे करेंगे? वो तो मीटिंग एंड हो नहीं, जाएगी। अच्छा फिर सबको रिज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ। हाँ। हेलो गुप्ता जी, कहाँ चले गए? अच्छा, सब रिज्वाइन कर ले मेरे ख्याल में। गुप्ता जी ने मैसेज लिखा है, आई एम ऑडिबल। हाँ, तो उसका जवाब दिया ना कि हमने नहीं है, ऑडिबल नहीं है ना। ना, मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। क्या करना है रस्तोगी सर? ओके, हेलो, आ गए आ गए आ गए गुप्ता जी, आई थिंक बताइए। नाउ आई एम ऑडिबल। यस हाँ जी, यस। बिल्कुल सुनील बिल्कुल। जी, आपकी बिल्कुल मधुर आवाज आ रही है जी। आ रही है आवाज सर। आ रही है सर, आ रही है। सर आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी है। अभी भी आवाज नहीं आ रही लगता है। सर आ रही है। आ रही है आ रही है आ रही है। आवाज क्या हो गया? वो एक्चुअली दूसरा कोई लेक्चर चल रहा है कहीं। हाँ, किसी का म्यूट है और दूसरा लेक्चर आ जाता है। रवि रवि गोयल जी 2 लेक्चर अटेंड कर रहे हैं लगता है। एक ही कर रहा हूँ साहब, एक ही कर रहा हूँ। हाँ, गुप्ता जी की आवाज आ नहीं पा रही है। वो इसलिए नहीं आ अब रही ना कि आवाज उधर दूसरा लेक्चर चला गया ना। अब आ गई होगी मेरे हिसाब से, अब आ हाँ, गई बस आ होगी। रही आ है गई सर, आ आ गई रही आ है। गई। हाँ ये आ हाँ, गई। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा है, एक आध को नींद भी आ रही होगी, खुल गई होगी अब नींद। सब जाग गए। आपका फंडा सही है, आपका फंडा और क्या फंडा सही है आपका। भाई, ऐसा 2-4 मिनट बंद कर दो बीच में, अपने आप पता चल जाएगा भाई कोई जाग रहा है नहीं जाग रहा हाँ, सही आइडिया है। सर। तो ऐसा है जी। अब आइए देखो, हमने ये पहला पूरा सुनाई तो नहीं क्या होगा मेरा, जहां तक मैंने बोला था डिबेंचर्स तक, या नहीं? हाँ जी, कहां तक डिवेंचर वाला सुनाई तो दिया? क्लियर हो गई डिवेंचर की कहाँ बात, तक? हो गया डिवेंचर ना? हो गया था सर। सर। उसमें हाँ, उसमें ऐसा ना, डिवेंचर में सर एक चीज डिबेंचर के छोटी सी बाद रह तक गई जो थी है दिमाग में, कि क्या? वो जो रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट जो क्रिएट होगा, जो आपने बताया कि 30 हाँ अप्रैल से पहले पहले होगा। तो हाँ, सर मान ठीक लिया है। हमने कोई, हाँ, वो तो कोई उस साल जी में जी। उस साल में जितने डिबेंचर रिडीम होने हैं उनका, अच्छा 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 अच्छा। मतलब वो कभी भी होने हो, उस साल में जितने रिडीम होने बेशक हैं। अक्टूबर में होना हो, हाँ अक्टूबर में होना हो, तब भी वो अप्रैल तक करेंगे। हाँ हाँ, अप्रैल तक कर दो, 30 अप्रैल से बस पहले पहले, बस ये बस ठीक बात। है, यही पॉइंट था बस। ठीक है। गुप्ता जी मेरा एक हाँ पॉइंट है यहाँ पर। हाँ जी, आगे हाँ का जी, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा है, तो इस साल जितने भी रिडीम होने हैं उसका हाँ हाँ, रिडेम्पशन जब 30 अप्रैल 20 तक बनाएंगे। यस यस, 30 अप्रैल हाँ तक। हाँ हाँ, हाँ जी, ठीक है सर, ठीक वही है बात है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है सर। हाँ जी। और अगर डिबेंचर ट्रस्टी जो है, अगर डिबेंचर ट्रस्टी को कभी भी ये लगता है कि जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज है, क्योंकि ये सब सिक्योर्ड होते हैं, तो अगर उसको लगता है कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज अगर कम हो रही है, तो वो क्या करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा, एनसीएलटी को, अच्छा इस बारे में। तो उस केस में क्या होता है कि वो फिर डायरेक्शन देते हैं कि भाई और सिक्योरिटीज लाओ या जो भी करो, इस तरह से। अगर उसको लगता है भाई ये सिक्योरिटीज पूरी नहीं हो पा रही या पेमेंट नहीं हो पाएगी,
किसी वजह से जो डिबेंचर ट्रस्टी है तो वो जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई करता है इस केस में, क्योंकि डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो तो ट्रस्टी का रोल प्ले कर रहा है ना कि भाई सब चीजें पेमेंट प्रॉपर हो जाएगी या नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूएशन वैल्यूएशन रूल्स। इसमें क्या है, ये वैसे हमने पहले भी काफी पढ़ लिया है, ये वाला जो पोर्शन है कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूएशन वैल्यूएशन रूल्स, मैं आपको बता देता हूँ। जब हमने ये प्रोफेशनल एथिक्स किया था ना तो उसमें काफी चीजें हमने पढ़ ली थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ कुछ मेन बातें आपको बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा आज इसको कंप्लीट ही कर दूं। एक तो ये है कि ये जो रूल्स हैं ये कब आएंगे, दे शैल कम इनटू इफेक्ट ऑन द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। ये पब्लिश हुआ था गजट नोटिफिकेशन 18 अक्टूबर 2017 को, ठीक है। तो ये 18 अक्टूबर 2017 से जो है वैल्यूएशन के रूल्स आ जाए। इसमें हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो वैल्यूएशन है ये चीजें पहले भी चल रही थी और इसके बाद में भी एक वैल्यूअर्स बिल भी आने वाला है 2020 का, वो भी आया नहीं है, तो उसमें भी कुछ और चेंजेस प्रपोज्ड हैं। जैसे अभी हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी वो आईबीबीआई ही इसको गवर्न कर रही है। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं या इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज हैं, उनका भी रेगुलेटर आईबीबीआई है और इसका भी रेगुलेटर आईबीबीआई, दोनों का रेगुलेटर फिलहाल आईबीबीआई है जो अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। और ये तो हमें पता ही है कि ये जो रूल्स हैं ये अप्लाई होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज और गुडविल और एनी अदर एसेट्स और नेटवर्थ ऑफ इट्स कंपनी और इट्स लायबिलिटीज, ठीक। अथॉरिटी इसमें आईबीबीआई। एसेट क्लास, आपको ना एक एसेट क्लास के लिए एक टाइप का वैल्यूअर है। जो आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या कंपनी सेक्रेटरी हैं, उसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखी है, अलग अलग एक्सपीरियंस है। जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप है उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर आप सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल एसेट्स के वैल्यूअर हैं तो आप प्रॉपर्टी प्लांट का वैल्यूएशन नहीं कर सकते या बिल्डिंग का वैल्यूएशन नहीं कर सकते, ठीक है। उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन है। अगर आपने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो आईबीसी वाला मैटर आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आपके लिए ये चीज बहुत आसान है। इसमें ज्यादातर चीजें वहीं से ही उठाई गई हैं। ये अगर आप पूरा बिल पढ़ेंगे ना तो इसमें आपको लगेगा यार ये तो चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें भी पार्टनरशिप एंटिटी है, तो पार्टनरशिप आप जो है, आप जो आपकी जो वैल्यूएशन की एंटिटी है, आप एज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो मेंबरशिप नंबर के हिसाब से मिलेगा। जो आपका प्रोफेशनल वैल्यूअर वाला जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर वाला सर्टिफिकेट है वो आपको मेंबरशिप से ही मिलेगा। आपको असाइनमेंट भी मेंबरशिप के हिसाब से मिलेगा, जैसे वहां पर होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, यहाँ पर भी वही चीज है। और जो आपकी लायबिलिटी भी सिर्फ उसमें एक ही फर्क होता है, जो कंपनीज या जो पार्टनरशिप फर्म है उस केस में क्या होगा, उनकी भी लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी है। जो प्रोफेशनल वैल्यूअर है, जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, उसकी अपनी लायबिलिटी तो है ही, लेकिन जिस पार्टनरशिप फर्म का वो पार्टनर है उसकी भी लायबिलिटी। इसी तरह से अगर वो किसी कंपनी में कोई डायरेक्टर है तो उस कंपनी की भी लायबिलिटी है इन एडिशन टू द लायबिलिटी ऑफ दैट प्रोफेशनल जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ठीक है। फर्क इतना ही। फिर इसमें एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन आती है, हमें पता ही है, ठीक है ना। रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे तीनों इंस्टीट्यूट हैं ये तो है ही हैं, उसके अलावा बहुत सारे और भी कंपनीज हैं जो कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन है। अब जब ये बिल आया था तो उनमें इसमें उन्होंने एक अजब वैल्यूएशन रूल्स आए थे। उन्होंने ये कहा था कि भाई कोई भी कंपनी, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी सोसाइटी ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, लेकिन आपको 2 साल का उन्होंने पीरियड दिया कि 2 साल में आपको सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये चीज वो आगे आगे हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो वैल्यूअर है आपके, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस या कंडीशंस है। आपको रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए। जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको रिकमेंड करेगी, ठीक है, कि
जिस भी आप आरवीओ के मेंबर हो, आपको पता है कि आपने अगर आप मान लो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना है तो आपको क्या आरवीओ के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आरवीओ आपको 50 घंटे की ट्रेनिंग देती है, उस 50 घंटे की ट्रेनिंग के बाद में आपका एग्जाम होता है, ठीक है। और जब आप एग्जाम पास कर लेते हो तो जिस भी आरवीओ के आप मेंबर हो वो आपको रिकमेंड करेगी। किसके पास रिकमेंड करेगी? अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी कौन है? आईबीपीआई, ठीक है। आपको सर्टिफिकेट मिलना है वहां से, अथॉरिटी से। हैज पास द वैल्यूएशन एग्जामिनेशन अंडर रूल 3 विद इन 3 years प्रीसीडिंग द डेट ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। आपने पिछले 3 साल में एग्जाम पास किया है। इसका दूसरा मतलब क्या है? इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर आपको 3 साल से ज्यादा हो गए एग्जाम पास किए हुए तो दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। कोई माइनर नहीं होना चाहिए, ये इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एज पर फेमा, ये सब वही कंडीशन है जो वहां पर आईबीसी में सेम, ठीक है। 271 जे की पेनल्टी नहीं लगी होनी चाहिए। 271 जे में क्या है? 271 जे में वही बात है कि भाई अगर आपने कोई एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर या एज ए मर्चेंट बैंकर कोई सर्टिफिकेट या रिपोर्ट साइन की है विच इज मेटेरियली फॉल्स, ठीक है, तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो अगर ऐसी कोई पेनल्टी आपके ऊपर लगाई गई है तो यू कैन नॉट बिकम ए प्रोफेशनल वैल्यूअर, ठीक है। या आपको 7 साल से ज्यादा की कोई सेंटेंस हो गई किसी केस में तो आप बन ही नहीं सकते कभी भी, ठीक है। लेकिन अगर आपको 6 महीने से ज्यादा की सेंटेंस हुई है तो और 5 साल हो गए तो फिर आप बन सकते हैं। फिर फिट एंड प्रॉपर पर्सन, जैसे वहां पर भी आईबीसी में भी वही फिट एंड प्रॉपर पर्सन की कॉन्सेप्ट आती है, तो यहाँ पर भी वही है। इंटेग्रिटी, रेपुटेशन, कैरेक्टर, एब्सेंस ऑफ कन्विक्शन एंड कॉम्पिटेंस एंड फाइनेंशियल सॉल्वेंसी। फाइनेंशियल सॉल्वेंसी कैसे डिटरमिन करोगे? सिबिल स्कोर से। फिर पार्टनरशिप एंटिटी, जैसे मैंने बताया कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर इंडिविजुअल भी बन सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी बन सकती है, कंपनी भी बन सकती है। पार्टनरशिप फर्म में क्या है कि अगर उसके 3 पार्टनर है तो तीनों के तीनों रजिस्टर्ड वैल्यूअर होने चाहिए। अगर 3 से ज्यादा है तो कम से कम 3 होने चाहिए रजिस्टर्ड, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट यही होना चाहिए, इंक्लूडिंग वैल्यूएशन सर्विसेज, प्रोफेशनल या फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग वैल्यूएशन सर्विसेज, ठीक है। लेकिन अगर आप पे कोई ये इंसॉल्वेंसी का केस वगैरह चल रहा है उस पार्टनरशिप फर्म पे, ठीक है, या आप अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट हो तो आप नहीं बन सकते, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी के सब्सिडरी हो, ज्वाइंट वेंचर हो या एसोसिएट हो तो आप नहीं बन सकते। उसके कॉन्सेप्ट, एक लेयरिंग की कॉन्सेप्ट आती है इसमें, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हो, ज्वाइंट वेंचर हो, एसोसिएट हो, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने सीधा कह दिया भैया डायरेक्टली कंपनी को तो हम अलाउ कर देंगे रजिस्टर्ड वैल्यूअर, लेकिन बाकी अगर कोई उसकी सब्सिडरी है उसको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। ये है। अगर 3 आपके पार्टनर हैं या डायरेक्टर हैं, अगर 3 है तो तीनों के तीनों, अगर 3 से ज्यादा है तो मिनिमम 3, कंपनी हो या पार्टनरशिप हो तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा ये भी है कि none of its partners or directors as the case may be is a registered value for the said class for the valuation of which it seeks to be registered as a registered value, ठीक। आप पार्टनरशिप फर्म हो, आप कहते हो जी ऐसा है मेरे को ना, इसमें क्लास में क्लास वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। आप कहते हो जी मेरे को सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल एसेट्स के क्लास में रजिस्टर कर दो। आपका कोई भी पार्टनर या कोई भी डायरेक्टर उस एसेट क्लास का रजिस्टर्ड वैल्यूअर है ही नहीं, तो आपको उस क्लास में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 3 तो चाहिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर, लेकिन 3 में से 2 दूसरी क्लास के भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको मिनिमम 1 उस क्लास का चाहिए, ठीक है। अब ये फिर क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट या बैचलर्स डिग्री। बैचलर डिग्री में 5 साल का एक्सपीरियंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में 3 साल का एक्सपीरियंस, जो भी स्पेसिफाइड डिसिप्लिन है, ठीक है। मेंबरशिप प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की 3 साल का एक्सपीरियंस। स्पेसिफाइड डिसिप्लिन का मतलब क्या है? वो स्पेसिफिक डिसिप्लिन which is relevant for valuation of an asset class for which the registration as a valuer or recognition as a
रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन इज सॉट अंडर दिस रूल्स। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो ये कहते हैं जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी अपने आप या किसी डेजिग्नेटेड एजेंसी के थ्रू, अथॉरिटी मैंने आपको बताया कि आईबीबीआई है, ये वैल्यूएशन एग्जाम कंडक्ट कराएगी फॉर वन और मोर एसेट क्लासेस फॉर इंडिविजुअल्स। ठीक है, जिनके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है और जिन्होंने अपना ये एजुकेशनल कोर्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, वो इसमें ये भी प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि ये तो बेसिकली रूल्स तो इन जनरल बनाए जाते हैं ना, तो उसमें ये कह दिया भाई किसी भी कोई भी अगर एग्जाम पहले से ही मान लो मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में कोई कंडक्ट होता है तो उसको भी वैल्यूएशन एग्जामिनेशन के बराबर मान सकते हैं। इसमें फिर वो सिलेबस वगैरह होगा, सिलेबस होगा, फॉर्मेट क्या होगा, ये सब चीजें इसमें आई। जो एवैल्यूएशन एग्जाम पास कर लेगा उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी पासिंग द एग्जाम। ठीक है, कितनी मर्जी बार अपीयर हो सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फॉर्म ए में अप्लाई करना है 5,000 रुपए फीस के साथ। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म हो, फॉर्म बी में अप्लाई करना है आपको 10,000 रुपए फीस के साथ। अगर आपके कोई एप्लीकेशन में कोई आप देखो आप क्या हो, आप ग्रेजुएट हो 5 साल का एक्सपीरियंस है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के मेंबर हो 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपने एजुकेशनल कोर्स वहां से कर लिया जो रजिस्टर्ड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन है, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वो जो आरवीओ है आपको रिकमेंड करेगी। ठीक है, आपने फॉर्म ए भरना है, फॉर्म ए भर के और 5,000 रुपए की फीस लगानी है। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म हो तो 10,000 रुपए की फीस लगानी है। आपको 21 डेज का टाइम दिया जाएगा अगर कोई आपके एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट है तो। ठीक है, आपको जो अथॉरिटी है वो पर्सनली भी बुला सकती है और आपको रिटर्न सबमिशन के लिए भी कह सकती है। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइड है आपको फॉर्म सी में सर्टिफिकेट इश्यू कर देगी विद इन 60 डेज। ठीक है, और अगर वो समझती है कि भैया इसको नहीं देना है, मान लो ही इज नॉट ए फिट ए प्रॉपर पर्सन, ठीक है, या कोई भी कारण है, तो विद इन 45 डेज आपको क्या है कि कहा जाएगा भाई आप आओ। ठीक है, या आप ये डॉक्यूमेंट दो या पर्सनली प्रेजेंट हो, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए आपसे मांगा जा सकता है अगर नहीं देने का फैसला करती है तो। ठीक, तो विद इन 45 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन आपको कम्युनिकेशन दिया जाएगा कि भाई ये आपकी एप्लीकेशन में ये डेफिशिएंसीज हैं, या आप एडिशनल डॉक्यूमेंट या क्लैरिफिकेशन दो, या यू अपीयर इन पर्सन। ठीक है, उसके 15 दिन में आपको अपीयर होना है। उसके बाद आप उन्होंने 45 डेज में आपसे कम्युनिकेशन भी कर लिया भाई हम आपको नहीं दे सकते ये सर्टिफिकेट, आपने अपना भी प्रेजेंटेशन दे दिया 15 दिन के अंदर। उसके बाद भी अथॉरिटी की फाइनल डिस्क्रिप्शन है कि वो आपको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। ठीक है, तो द अथॉरिटी शैल कम्युनिकेट इट्स डिसीजन टू द एप्लीकेंट विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब उसमें ये है कि अब आपको सर्टिफिकेट मिल गया। ठीक है, तो सर्टिफिकेट मिल गया तो जो भी एलिजिबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो आपको हमेशा पोजेस करना। ठीक है, जो भी रूल्स हैं वो फॉलो करने। आपको किसी दूसरी एसेट क्लास का वैल्यूएशन नहीं करना है जिसके लिए आपको रजिस्टर किया गया है। ठीक है, इस पीछे फॉर्म भी दिया गया। और अगर आपने एक आरबीओ से दूसरी आरबीओ में अपने आप को रजिस्टर करना है तो उसमें आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी अथॉरिटी की। ठीक है, और अगर उस आरबीओ का ही लाइसेंस कैंसिल हो जाए, ठीक है ना, तो उसमें वो टाइम देते हैं कि भाई आप दूसरे में शिफ्ट कर लो, वो भी आगे पढ़ेंगे। आपको जो भी असाइनमेंट है वो कम से कम 3 साल तक कंप्लीट उसका रिकॉर्ड रखना है। अगर कोई केस ट्रिब्यूनल वगैरह में चल रहा है तो उस केस में जब तक उस केस का डिस्पोजल नहीं हो जाता तब तक आपको रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, आपको यू हैव टू कंप्लाई विद कोड ऑफ कंडक्ट। और अगर पार्टनरशिप फर्म है या एंटिटी है तो जो पार्टनर या जो डायरेक्टर है उस केस में क्या है, जिस कंपनी से आपको असाइनमेंट मिल रहा है उस
कंपनी को आपको बताना होगा कि उस बंदे की कैपिटल एम्प्लॉयड या कंट्रीब्यूशन पार्टनरशिप एंटिटी या कंपनी में कितना है जो साइन करेगा, ठीक है। और इनके से पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप एंटिटी जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है वो उसकी जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होगी अलोंग विद द पार्टनर हु साइंस एंड एक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ए वैल्यूएशन असाइनमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप एंटिटी। और अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो कंपनी की जॉइंटली लायबिलिटी होगी, ठीक है ना। जो डायरेक्टर जिसने साइन की है उसके अलावा कंपनी की भी लायबिलिटी होगी, ठीक है। तो जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को रिमूव किया जाता है, कंपनी से डायरेक्टर को रिमूव किया जाता है, तो वो पार्टनरशिप फर्म या कंपनी बता देगी रजिस्टर्ड अथॉरिटी को कि अलोंग विद रीजंस फॉर सच रिमूव, ठीक है। अब इसके बाद आती है कि आपने वैल्यूएशन करना कैसे है। ये जो आपको जो भी वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी रूल 18 में प्रेस्क्राइब्ड है, उसके हिसाब से आपको वैल्यूएशन करना है, ठीक है। अगर मान लो कोई वैल्यूएशन स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, ठीक है, किसी केस में, तो जो भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से आपको वैल्यूएशन करना है। और वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स अडॉप्टेड बाय एनी रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपको अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम मिलता है जिसमें आपको दूसरे से कुछ इनपुट्स लेने हैं, ठीक है, या आपको सेपरेट वैल्यूएशन लेनी है फॉर एन एसेट क्लास कंडक्टेड फ्रॉम अनदर रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ठीक है, तो आपको अपनी रिपोर्ट के अंदर ये सारे इनपुट्स या जो अदर रजिस्टर्ड वैल्यूअर है उसकी इंफॉर्मेशन आपको अपनी रिपोर्ट में देनी होगी, लेकिन लायबिलिटी आपकी ही रहेगी, ठीक है ना। आपने जितने मर्जी इनपुट्स ले लिए हों, जितनी मर्जी वैल्यूएशन रिपोर्ट ले ली हो दूसरे से, उसके बाद भी लायबिलिटी आपकी ही रहेगी। आप अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट में क्या क्या बताओगे? बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ द एसेट। आप ये एसेट का वैल्यूएशन कर रहे हो, ठीक है जी, मैं शेयर का वैल्यूएशन कर रहा हूं, तो उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन क्या है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, आइडेंटिटी ऑफ द वैल्यूअर एंड एनी अदर एक्सपर्ट्स इन्वॉल्वड इन द, मेरा मेंबरशिप नंबर ये है, डिस्क्लोजर ऑफ द वैल्यूअर इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट इफ एनी। अब मेरा कोई इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मैं या मेरा कोई रिलेटिव कोई एसोसिएटेड नहीं है इस कंपनी के साथ। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, वैल्यूएशन डेट एंड डेट ऑफ रिपोर्ट, इंस्पेक्शंस एंड और इन्वेस्टिगेशंस अंडरटेकन, ठीक है, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन यूज्ड और रिलाइड अपॉन। तो आप जो भी वैल्यूएशन कंडक्ट करोगे उसमें ये बातें बताओगे। आपने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट की, क्या वैल्यूएशन टेक्निक अडॉप्ट की, क्या वैल्यूएशन स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया, क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट किया आपने, रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूज ऑफ रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किस पर्पस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, और मेजर फैक्टर्स दैट वर टेकन इनटू अकाउंट, कंक्लूजन क्या है, और अगर कोई लिमिटेशन है आपकी, कोई कैविएट है या कोई डिस्क्लेमर है, ठीक है। लेकिन आपके लिमिटेशन से आपकी लायबिलिटी कम नहीं होती, और उसके अलावा आप क्योंकि एक्सपर्ट माने जा रहे हैं वैल्यूएशन में, तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया मेरी लायबिलिटी नहीं है या मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, आप ये बात नहीं कह सकते अपनी रिपोर्ट में। फिर टेम्परेरी सरेंडर की बात आती है कि आप जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो तो आप अपना सर्टिफिकेट टेम्परेरी सरेंडर भी कर सकते हो। मान लो आपने 2 साल के लिए बाहर जाना है, ठीक है, तो आप अपना सर्टिफिकेट सरेंडर कर सकते हो, उसके बाद में आप दोबारा वापस भी ले सकते हो, ठीक है। आप आरबीओ को बताओगे, आरबीओ एक बीच में कंड्यूट है, जैसे हम मेंबर हैं, मेंबर के ऊपर हमारा इंस्टीट्यूट है, जैसे इंस्टीट्यूट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसी तरह से हमारे ऊपर जो है रजिस्टर्ड वैल्यूअर के ऊपर आरबीओ है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, जहां से हमने ट्रेनिंग ली है, जहां की हमारे पास मेंबरशिप है, और वही हमें रिकमेंड कर रहा है आईबीपीआई के पास, ठीक है। और ये जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन है ये अथॉरिटी को रिकमेंड कर देगी, बता देगी, इंटीमेट कर देगी कि भाई इसने जो है अपनी टेम्परेरी सरेंडर की है या रिवाइव की है, ठीक है। कब बताएगी? नॉट लेटर देन 7 days फ्रॉम अप्रूवल ऑफ द एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी सरेंडर और सर्वाइवल एज द केस में, ठीक है। 7 दिन के अंदर आरबीओ अथॉरिटी को बता देगी। और एवरी रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो भी आरबीओ है अपनी वेबसाइट पर एक सर्चेबल फॉर्मेट में, सर्चेबल फॉर्मेट क्या होता है, जैसे कंट्रोल एफ से आप फाइंड कर सको किसी का नाम,
अब सुनील रस्तोगी जी वैल्यूअर है या रजिस्टर्ड वैल्यूअर, आप सुनील रस्तोगी टाइप करें, आपको सर्चेबल फॉर्मेट में मिल जाए। आप रस्तोगी टाइप करें, सारे रस्तोगी मिल जाए उसमें। नेम्स एंड अदर डिटेल्स ऑफ इट्स वैल्यूअर मेंबर हु हैव सरेंडर्ड और रिवाइव्ड देयर मेंबरशिप। तो ये सारी चीजें आप बता सकें, तो आरबीओ को ऐसा एक फॉर्मेट अपनी वेबसाइट पर रखना है डिटेल्स। और ये जो फंक्शंस ऑफ वैल्यूअर है, वैल्यूअर से कंडक्ट वैल्यूएशन रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट एज पर दीज रूल्स, जो भी इसमें आगे डिटेल में आएगा कि वैल्यूएशन किस तरह से करना है। फिर ट्रांजिशनल अरेंजमेंट, ट्रांजिशनल अरेंजमेंट में क्या है कि भाई आप मान लीजिए आप पहले, क्योंकि क्या हो रहा है जैसे ये वैल्यूएशन रूल्स आए ये 2017 में आए, ठीक है ना, हमने पढ़ा ना, ये इसमें गजट नोटिफिकेशन के थ्रू आए थे ये। ये आज 18 अक्टूबर 2017, लेकिन 18 अक्टूबर 2017 से पहले भी तो वैल्यूएशन चलता था, ठीक है ना। तो उसमें जो वैल्यूएशन कर रहे थे उनका क्या होगा, ये उस बारे में बात कर रहा है। तो आप यू विल कंटिन्यू टू रेंडर वैल्यूएशन सर्टिफिकेट विदाउट ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दीज रूल्स अप टू 31 जनवरी 2019। तो 31 2019 तक आप कर सकते हो, उसके बाद में आपको ये वैल्यूएशन वाला एग्जाम पास करना है और इस तरह से करना है, ठीक है। अगर कोई कंपनी वैल्यूअर अपॉइंटेड है, ठीक है ना, और आपने वो वैल्यूएशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप उस वैल्यूएशन को कंप्लीट कर सकते हो और सच पार्ट विद इन 3 मंथ्स देयर आफ्टर, ठीक। ये ट्रांजिशनल। अब ये तो हमने पढ़ लिया रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स के बारे में, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी। अलॉटमेंट होगा इंडिविजुअल के नाम, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी रहेगी कंपनी की। अगर तीन या उससे कम पार्टनर या डायरेक्टर हैं तो सारे के सारे रजिस्टर्ड वैल्यूअर होने चाहिए। 3 से ज्यादा है तो मिनिमम 3 हो सकते हैं। कम से कम एक उस एसेट क्लास का होना चाहिए जिस क्लास में रजिस्ट्रेशन लिया गया है, ठीक है। अब आरबीओ के बारे में, आरबीओ के बारे में क्या है कि आरबीओ may be recognized as a registered valuer organization for valuation of a specific asset class or asset classes, ठीक है। ये सेक्शन 25 कंपनी होनी चाहिए, पहले जो चलता था सेक्शन 25 चलता था 1956 में, अब ये सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। या फिर ये है कि इट इज ए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी, एन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड एज ए ट्रस्ट, ठीक है। कोई भी कंपनी हो सकती है, सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 25 कंपनी, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, सोसाइटी, ट्रस्ट। इसको करना क्या है, इसको एजुकेशनल कोर्स कंडक्ट कराना है, ठीक है। क्लासरूम में होगा या थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन होगा। मेंबरशिप सर्टिफिकेट देने हैं टू इंडिविजुअल्स जो भी एग्जाम पास कर लेते हैं। ट्रेनिंग कंडक्ट करानी है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट होगा, कंटिन्यूइंग एजुकेशन होगी, मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन होगा, मैकेनिज्म होगा टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस, ठीक है। अब ये जो पॉइंट जी के बाद थर्ड पॉइंट जो आता है वो ये है कि आपने पहले तो कह दिया भाई कोई भी हो सकती है कंपनी, ट्रस्ट, ठीक है, लेकिन आपको सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको कब कन्वर्ट करना पड़ेगा, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो है ये फॉर्म डी में अप्लाई करना है। तो फॉर्म ए बी सी, ए हमने पढ़ लिया था, इंडिविजुअल के लिए था, बी पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी के लिए था, ठीक है, सी में रजिस्ट्रेशन था, डी में क्या हो रहा है, डी में आरबीओ के लिए अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये अपनी एप्लीकेशन दे रही है टू बी रजिस्टर्ड एज ए आरबीओ फॉर्म डी में। इसमें नॉन रिफंडेबल फीस लगनी है 1 लाख, ठीक है, और 21 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो सकता है। अगर कोई आपकी एप्लीकेशन में डेफिशिएंसी है तो कहा जाएगा भाई 21 डेज में रिमूव करो, ठीक है। आपको पर्सनली अपीयर होने के लिए या राइटिंग में उन डेफिशिएंसीज को रिमूव करने के लिए कहा जा सकता है। और अगर सेटिस्फाइड होगी तो फॉर्म ई में आपको सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगी, ठीक है। वही 45 डेज,
अगर वो समझती है भाई इसको ग्रांट नहीं करना तो 45 डेज में कम्युनिकेट करेगी। उसके बाद में ये 15 दिन में दोबारा कम्युनिकेट करेगा बंदा, ये आरबीओ अपना पक्ष रखेगी भाई मुझे क्यों आप रजिस्ट्रेशन दो, ठीक है। उसके बाद में फाइनल से जो है वो अथॉरिटी की रहेगी। अथॉरिटी कौन है? आईबीबीआई। वो एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है और विद इन 30 डेज अपना रीजन दे देगी विद एक्सप्लेनेशन। रिकॉग्निशन हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। दे हैव टू कंटिन्यू टू सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रखना पड़ेगा और सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल्स को एडमिट करेंगे जिनके पास क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है, ठीक है। और अगर अथॉरिटी उनको कुछ रिपोर्ट्स के लिए कहती है तो ये रिपोर्ट्स इनको आरबीओ को अथॉरिटी को देनी पड़ेगी, ठीक। सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद इन पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल्स, ठीक है। और उसकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगी और अपने बायलॉज में ये जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड है एनेक्सर 3 में विद इन 1 year ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल्स ये लगानी पड़ेगी। अपनी वेबसाइट के अंदर स्टेटस और जो स्पेसिफाइड डिटेल्स हैं ऑफ एवरी रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ठीक है, वो देनी पड़ेंगी। चैप्टर 4 आता है कि इसका कैंसलेशन या सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। किसी भी वैल्यूअर का या वैल्यूअर जो ऑर्गेनाइजेशन आरबीओ है, ठीक है, तो अथॉरिटी उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। किसी भी वैल्यूअर या रजिस्टर्ड वैल्यूअर के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट फाइल हो सकती है, ठीक है। ये कंप्लेंट फाइल होगी बाय पोस्ट या बाय कोरियर। इसमें नॉन रिफंडेबल फीस लगेगी 1000 रुपए की अथॉरिटी के फेवर में, ठीक है। और अथॉरिटी उस कंप्लेंट को एग्जामिन करेगी और अगर कंप्लेंट किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर के केस में है जो कि पार्टनर है या डायरेक्टर है, ठीक है, तो जो अथॉरिटी है इट में रेफर द कंप्लेंट टू द रेलेवेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड सच ऑर्गेनाइजेशन शैल हैंडल द कंप्लेंट इन अकॉर्डेंस विद इट्स बायलॉज। तो वो जो आरबीओ है वो उस कंप्लेंट को हैंडल करेगी इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड इन केस ऑफ कंपनी। फिर जो भी फाइंडिंग आएगी, फाइंडिंग के हिसाब से क्या होगा कि भाई अगर सफिशिएंट कॉज है उसको कैंसिल या सस्पेंड करने का तो उनको शो कॉज नोटिस इशू करेंगे। फिर उसमें केस में इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है। शो कॉज नोटिस राइटिंग में दिया जाएगा, उसमें दिया जाएगा भाई कौन से आपने एक्ट का या रूल्स का वायोलेशन किया है, एलिजेड फैक्ट्स क्या हैं, एविडेंस क्या है, जो वायोलेशन है उसकी डिटेल्स क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, या आपके खिलाफ क्या एक्शन प्रपोज्ड है, ठीक है। शो कॉज नोटिस टाइप हो जाएगा। और आपको किस तरह से उसका जवाब देना है, अगर आप जवाब नहीं देते तो क्या होगा, ठीक है। और ये डिस्पोजल ऑफ शो कॉज नोटिस कैसे होगा, तो ये सब चीजें उसके शो कॉज नोटिस में आएंगी, ठीक है। शो कॉज नोटिस देना कैसे है आपको वैल्यूअर को देना है या जो वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन को देना है, ठीक है, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू या एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में ईमेल पर भी आप दे सकते हो, ठीक है, वैल्यूअर को या रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन को। फिर ये जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है, क्योंकि आईबीबीआई क्या करेगी, आईबीबीआई अपना ऑथराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट कर देगी, वो डिस्पोज ऑफ करेगा शो कॉज नोटिस, ठीक है। और जो डिस्पोजल है हो सकता है उसमें कह दे कोई एक्शन रिक्वायर्ड ही नहीं है या वार्निंग देके छोड़ दें या सस्पेंशन कर दें, ठीक है, या चेंज इन एनी वन और मोर पार्टनर और डायरेक्टर और द गवर्निंग बोर्ड ऑफ द आरबीओ, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अगर मान लो आरबीओ का लाइसेंस, क्योंकि इसमें देखो हम पढ़ रहे हैं कि कंप्लेंट किसी के भी अगेंस्ट में हो सकती है, कंप्लेंट किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर के अगेंस्ट में भी हो सकती है और आरबीओ के अगेंस्ट में भी हो सकती है। अगर मान लो आरबीओ का ही लाइसेंस कैंसिल हो गया, अगर आरबीओ का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है
तो उसके इसमें टाइम दे देंगे कि भाई ये मेंबर जो है दूसरे आरबीओ की मेंबरशिप ले ले। ठीक है, ये वेबसाइट पर भी अथवा आईबीबीआई की वेबसाइट पर भी जो है पब्लिश हो जाएगा। ये ऑर्डर जो है पास्ड है, ये 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू इफेक्टिव होगा। ठीक है, इसकी अपील हो सकती है अथॉरिटी ही एपीलेट अथॉरिटी है इसके लिए। ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर पास किया ऑथराइज्ड ऑफिसर ने। ठीक है, तो आईबीबीआई के पास इसकी अपील आप फाइल कर सकते हो। फिर वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स की बात आती है इसमें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स जो है ये बना सकती है अंडर रूल 90। इसमें कमेटी बनेगी। कमेटी में कौन कौन होगा, ये सारी चीजें हैं। टाइम देखता हूँ कितना हो गया। टाइम हो गया जी 9:24। थोड़ा सा और देख लेते हैं। कमेटी टू एडवाइज ऑन वैल्यूएशन मैटर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी जो वैल्यूएशन मैटर्स पर अपनी रिकमेंडेशन देगा। इस कमेटी में एक चेयरपर्सन होगा, who will be a person of eminence and well versed in valuation, accountancy, finance, business administration, business law, corporate law और economics। ठीक है, एक मेंबर नॉमिनेटेड होगा एमसीए का, एक मेंबर नॉमिनेट होगा आईबीबीआई से, एक मेंबर नॉमिनेट होगा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। 4 मेंबर जो है वो अपॉइंट होंगे रिप्रेजेंटिंग अथॉरिटीज विच आर अलाउइंग वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। ठीक है, फिर 4 मेंबर अपॉइंट होंगे हु आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 मेंबर होंगे जो इंडस्ट्री से आएंगे। ठीक है, और अदर स्टेक होल्डर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंट है तीनों वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, और जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स ऑफ द कमेटी इनका 3 साल का टेन्योर होगा, और 2 बार से ज्यादा ये टेन्योर इनका नहीं हो सकता। फिर मिसलेनियस इसमें पनिशमेंट है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अगर कोई रिपोर्ट या कोई सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसमें कोई फॉल्स स्टेटमेंट है या कोई मटेरियल एक्ट का ओमिशन है, तो सेक्शन 448 में जो पेनल्टीज हैं उसके हिसाब से पेनल्टीज लगेगी। जनरल कॉन्ट्रावेंशन के लिए 469 है। ये जो चीजें अब देखिए, ये वाली बातें हमने पहले ही पढ़ ली। जो हमने प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ा था, प्रोफेशनल एथिक्स वाली मैंने आपको पीपीटी में शेयर की है, उसमें ये सब बातें पहले से ही लिखी गई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने बताया आपको, तो इसको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, ठीक है, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। इंडिपेंडेंस एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, आपका कोई डिस्क्लोजर, आपका कोई रिलेटिव या कोई एसोसिएटेड है तो आप उसके बारे में पहले ही बता दोगे। मैंडेट स्नैचिंग नहीं करोगे, कन्वीनियंस वैल्यूएशन नहीं करोगे, गिफ्ट नहीं दोगे किसी को। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करोगे, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मतलब अपने पास आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे। कोई भी इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन अथॉरिटी आपको या रेगुलेटरी अथॉरिटी आपको बुलाती है रिकॉर्ड्स के लिए, तो आप रिकॉर्ड पेश करोगे। ठीक है, ये सारा आप पहले ही पढ़ चुके। रेमनरेशन जो है आप एक ट्रांसपेरेंट मैनर में लोगे, बाय वे ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट लोगे। ठीक है, कैश में कुछ नहीं डीलिंग होगी, बहुत ज्यादा असाइनमेंट आपको नहीं लेनी है, ये सब हम पहले ही कर चुके हैं। ये फिर एक एनेक्सर है फॉर्म का, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये सारा इस तरह से आपको देना है। उसके बाद में ये है आपकी पार्टनरशिप फर्म या कंपनी है तो उस केस में ये फॉर्म है। ये फॉर्म सी सर्टिफिकेट आपको इस तरह से अलॉट होगा। फॉर्म डी आपका एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन है बाय आरबीओ, ये एनेक्सर है। फिर इसमें आपको बायलॉज देने पड़ेंगे। बायलॉज देने की अमेंडमेंट की भी बात है कि भाई अमेंडमेंट अगर आपको कोई भी करनी है तो उसमें यह है कि अमेंडमेंट आपको विद इन 7 days ऑफ द पासिंग आपको फाइल करनी है। ठीक है, और ये जो अमेंडमेंट है इट विल कम इनटू इफेक्ट ऑन द 7th day ऑफ द रिसीट ऑफ द अप्रूवल। ठीक है, आपको प्रिंटेड कॉपी अमेंडेड बायलॉज की फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, मॉडल बायलॉज उन्होंने पहले ही दे रखे हैं।
ये कंपोजिशन ऑफ गवर्निंग बोर्ड क्या होगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सब बातें इसमें दे रखी है। मॉडल बायलॉज यहाँ दे रखे हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें खास बात नहीं। फिर जो कमेटीज बनेगी, कौन कौन सी कमेटीज बनेगी, ये सारा इसके अंदर दिया हुआ। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा। इसमें क्या डिसिप्लिनरी कमेटी बनेगी, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगर मेंबर्स के अगेंस्ट में होनी है तो कैसे होंगी, सरेंडर ऑफ मेंबरशिप क्या है, एक्सपल्शन क्या है, ये फिर एलिजिबल, ये सारा ये तो पहले से ही हमने देख लिया 3 साल और 5 साल। तो ये इस तरह से है, ये भी हमने पूरा, आप देखिए कि वैल्यूएशन रूल्स भी हमने पूरे कर लिए, ठीक है ना जी। अब कल जो है, कल हम लोग इसको शुरू करेंगे, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स एंड अमेलगमेशंस वगैरह। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है वो। क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स भी करेंगे, तो कल हम उसको कंप्लीट कर देंगे पूरा। उसमें बेसिकली 1-2 ही बातें ध्यान में रखने वाली है, जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स एंड अमेलगमेशंस हैं, कि भाई क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट उसमें बेसिकली वो वॉच करते हैं कि क्रेडिटर्स अगर एग्री कर जाते हैं, उसमें 75% की कंडीशंस है, 90% की कंडीशंस है, तो उसमें फास्ट ट्रैक हो सकता है, या फिर उनकी मीटिंग्स का वेवर हो सकता है। तो बेसिक बातें यही है। वो स्कीम जो है उसके लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी है, एनसीएलटी के पास स्कीम पेश कर देते हैं, और उस स्कीम के हिसाब से मर्जर हो सकता है। मर्जर के बाद में क्या हो सकता है कि या तो 2 कंपनी को मिला के नई कंपनी बन जाए, या एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाए। ये सारी बातें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक सर, यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर।